जय हिंद दोस्तों, मैं कुमार सिद्धू एक बार फिर से सिद्धार्थ जी टीचिंग सेंटर में भरपूर स्वागत करता हूँ। मेरे दोस्तों, अभी जो चैप्टर है, जो ज्योग्राफी का चैप्टर चल रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ज्योग्राफी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम बेसिक से बिल्कुल पढ़ रहा हूँ। इसके साथ साथ NCERT का अभी पूरा सॉल्यूशन अभी चल रहा है, NCERT बुक का, जिसमें अभी ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों चल रही है। NCERT और ज्योग्राफी स्पेशल ले रहे हैं, जो बिहार दरोगा, बिहार SSC, इसे सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें मैं इससे पहले वीडियो में मैं पढ़ चुका हूँ। अभी जो चल रही है, जो खगोल विज्ञान चल रही है, क्या जी, खगोल विज्ञान अभी चल रही है। ये लेक्चर जो होगी, जो खगोल विज्ञान से ही है, जिसमें हम पूर्ण रूप से आपको अभिनव तारा क्या है, सुपरनोवा क्या है, ब्लैक होल क्या है, ब्लैक होल के बारे में पूरा डिटेल से बताए थे। चंद्रशेखर सीमा क्या है, इससे पहले लेक्चर में आप जाकर के देख सकते हैं, अगर नहीं देखे हैं तो। व्हाइट होल क्या है, इसे सभी तरह के बातें को मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन अगर चाहे तो संक्षिप्त में थोड़ा सा नहीं मैं बताना चाहूँगा, संक्षिप्त में आप जरूर देखें। जैसे में देखते हैं, जो सबसे पहले जो तारा बनने से पहले निहारिका बनती है, निहारिका बनने से पहले बीरल गैस बनती है। तो जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ, ये हमारा बीरल गैस हो गया। इससे पहले चैप्टर में मैं पढ़ा चुका हूँ, एक लाइन को शेड्यूल लाने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। ये बीरल गैस हो गई, ये हमारा बीरल गैस हो गई। उसके बाद में इससे आगे जाकर के निहारिका बनती है। क्या चीज, निहारिका बनती है। निहारिका को हम नेबुला बोला जाता है, नेबुला बोलते हैं इंग्लिश में। निहारिका के बाद में तारा का निर्माण होता है। क्या चीज का, तारा का निर्माण होती है। तारा के जब निर्माण होता है तो इसके आगे जाकर के, ये तारा के निर्माण हो गई। इसके आगे जाकर के लाल दानव का निर्माण होता है। क्या चीज, लाल दानव। इसके साथ साथ जब लाल दानव की निर्माण होती है तो लाल दानव से ही बनती है श्वेत वामन। उसके बाद में श्वेत वामन के साथ साथ लाल वामन बनती है, लाल वामन बनती है। ये छोटा है, ये क्या है, ये छोटा है। और जो बड़ा बनता है, इससे बड़ा जो बनती है, जो बड़ा बनती है, जो न्यूट्रॉन बनती है, न्यूट्रॉन बनती है 12 तारा से। ऊपर में छोटा तारा है, तो जिसे श्वेत वामन और लाल वामन के रूप में जाना जाता है। इसके से ही ब्लैक होल बनती है, BLACK। ब्लैक होल जो होती है, ब्लैक होल जो होती है, जो तारा के सबसे अंतिम वाली भाग है, जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं। इतना तक मैं बता चुका हूँ। ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन से ही दो चीज़ का निर्माण होती है। दो चीज़, एक था पल्सर और कवेसर, पल्सर और कवेसर, पल्सर और कवेसर, ये दोनों एक साथ बनती है। अलग अलग है ये दोनों, लेकिन एक ही साथ बनती है, वो न्यूट्रॉन से बनती है। यहाँ से आगे मैं बढ़ता हूँ। इससे आगे जो होगी, जो इससे आगे जो होगी, जो आकाश गंगा होगी। आकाश गंगा क्या चीज होगी, आकाश गंगा होगी। स्टार देकर के लिखेगा आकाश गंगा। आकाश गंगा को हम इंग्लिश में क्या चीज बोलते हैं, तो गैलेक्सी बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं, आकाश गंगा को हम इंग्लिश में गैलेक्सी बोलते हैं। आकाश गंगा कहते किसको, तो आकाश गंगा जो कहते हैं, जो ब्रह्मांड में तारों के असंख्यक समूह को गैलेक्सी कहा जाता है। आसमान में, या ब्रह्मांड लिख सकते हैं, आसमान या ब्रह्मांड, ब्रह्मांड अच्छा लगता है। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में तारों की असंख्यक समूह को आकाश गंगा या गैलेक्सी, दोनों एक ही चीज है। गैलेक्सी इंग्लिश में उड़ जाती है, आकाशगंगा हिंदी में उड़ जाती है। गैलेक्सी कहते हैं। इसमें आपको नो डाउट होनी चाहिए। इसके साथ साथ आगे इसको बढ़ाता हूँ। आकाशगंगा का आकार कैसा होता है, तो इसका आकार जो होती है, आकार, आकाशगंगा के आकार सर्पिकीला होता है। क्या चीज होता है, तो सर्पिलाकार होता है, सर्पिलाकार होती है आकाशगंगा की आकार। तो इसको इंग्लिश में सर्पिलाकार को बोलता है स्पाइनल,
स्पाइरल, स्पाइरल, ये पी है स्पाइरल। स्पाइरल जो होता है, जो सर्पिलाकार को बोला जाता है। तारे इस सर्पिलाकार भुजा के किनारे पाए जाते हैं। ये सर्पिलाकार जितने भी होते हैं ना, जो सांप की आकार की होती है, तो इसी को मतलब अथी में तारा पाई जाती है। क्या चीज़ पाई जाती है? तारा, या किनारे पर तारा पाई जाती है। इसके साथ साथ आकाशगंगा के मध्य भाग को क्या चीज़ बोली जाती है? ये जो बीच के भाग होती है, आकाशगंगा के बीच के भाग होती है, उसे क्या चीज़ बोली जाती है? तो आकाशगंगा के बीच के भाग को, या मध्य के भाग को, बीच के भाग को क्या चीज बोली जाती है? तो वल्जर बोलते हैं। क्या चीज? वल्जर बोलते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर ये रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है। रेलवे में इसे क्वेश्चन अक्सर पूछते रहता है। क्या चीज बोलते हैं? तो वल्जर बोलते हैं। वल्जर में ब्लैक होल पाई जाती है। क्या चीज पाई जाती है? वल्जर में क्या चीज पाई जाती है? तो ब्लैक होल पाई जाती है। वल्जर में ब्लैक होल पाई जाती है। इसके साथ साथ वल्जर में तारों की संख्या अधिक होती है। वल्जर में क्या चीज होती है? वल्जर में तारों की संख्या अधिक होती है। तारों की संख्या अधिक होती है। वल्जर में क्या चीज होती है? तारों की संख्या अधिक होती है। इसके साथ साथ में पढ़ेंगे आकाशगंगा का निर्माण आज से कितने वर्ष पूर्व हुई थी। तो आकाशगंगा का निर्माण जो है, आकाशगंगा का निर्माण आकाशगंगा का निर्माण आज से लगभग 12 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। बिलियन वर्ष पूर्व हुई। कितने वर्ष पहले हुआ था आकाशगंगा का निर्माण? या आकाशगंगा को गैलेक्सी भी बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं? गैलेक्सी भी बोलते हैं। तो ये 12 बिलियन वर्ष पूर्व है। तो 12 बिलियन को इस तरह से भी एग्जामिनर ने कभी कभी लिख देती है, 10 के पावर 8 होती है, तो 12 बिलियन ये हो जाएगा। 12 बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी आकाशगंगा का निर्माण। ब्रह्मांड में लगभग कितने आकाशगंगाएं हैं, क्या चीज है, इस सभी के बारे में यहाँ से डिस्कस आगे की ओर चलेगा। तो आकाशगंगा का निर्माण जो हुआ था आज से 12 बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। इसके साथ साथ ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब गंगाएं पाई जाती है। 100 अरब आकाश में 100 अरब गंगाएं पाए जाते हैं। 100 अरब क्या चीज पाई जाती है? तो गंगाएं 100 अरब पाई जाती है। इसके साथ साथ ये प्रत्येक आकाश में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। तो ये 100 अरब गंगाएं होती है। एक अरब गंगा में 100 अरब तारा पाया जाता है। क्या चीज? तारा पाया जाता है। तारा पाया जाता है। क्या चीज पाई जाती है? तारा पाई जाती है। इसके साथ साथ इसमें एक सुपर क्लस्टर होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 3 आकाशगंगाओं का समूह को सुपर क्लस्टर बोला जाता है। क्या चीज? सुपर क्लस्टर किसे बोलते हैं? तो 3 आकाशगंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर कहा जाता है। हम जिस सुपर क्लस्टर में रहते हैं उनमें से 3 आकाशगंगाएं होती है। तो सुपर क्लस्टर के बारे में पढ़ूंगा। क्या चीज? सुपर क्लस्टर के बारे में पढ़ूंगा। सुपर क्लस्टर के बारे में पढ़ूंगा। सुपर क्लस्टर किसे कहते हैं? तो 3 आकाशगंगाओं के समूह को, 3 आकाशगंगा के समूह को सुपर क्लस्टर कहते हैं। इसके साथ साथ सुपर क्लस्टर में भी 3 आकाशगंगाएं होती है। जिसमें हम रहते हैं उसमें भी 3 आकाशगंगाएं होती है।
3 आकाश गंगाएं होती है। क्या चीज होती है? 3 आकाश गंगाएं होती है। इसके साथ साथ इससे आगे एक और इम्पोर्टेंट है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा क्या चीज होता है? एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हिंदी में देवयानी बोली जाती है। क्या चीज बोली जाती है? देवयानी बोली जाती है। देवयानी हिंदी में क्या चीज बोली जाती है? देवयानी। इसे क्या कहते हैं? यह सबसे या चाहे ये हम सबसे पहले करीब आकाश गंगा है। ये क्या है? हमसे सबसे करीब का आकाश गंगा है। यह हमारी आकाश गंगा से 2.2 मिलियन वर्ष पूर्व, यानी कि 2.2 गुने 10 के पावर 6 इसको हम लिख सकते हैं। सिंपल सी बात इसको समझते, यह हमसे सबसे करीबी आकाश गंगा। ये कितना है? 2.2 मिलियन लिखिएगा, मिलियन प्रकाश वर्ष, या 2.2 गुने 10 के पावर 6 भी आप लिख सकते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज होता है NGC M33। क्या होता है? तो ये होती है आकाश गंगाएं की नाम है जो सबसे छोटी होती है, दूसरा सबसे निकटतम में आती है। दूसरा सबसे निकटतम जो है, जो आकाश गंगा है, कौन सी है? दूसरा सबसे निकटतम आकाश गंगाएं हैं जो उसका नाम है NGC M33। और इसके साथ साथ जो सूर्य जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसे क्या चीज बोली जाती है? ये क्वेश्चन तो यूपीएससी में भी पूछा हुआ है। यूपीएससी का ये क्वेश्चन है, यूपीएससी ने क्वेश्चन ये पूछा था एक बार, जो सूर्य जिस आकाश गंगा में रहती है उसे क्या कहते हैं? उसे मंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी, उसे मंदाकिनी कहते हैं। क्या जी कहते हैं? उसे मंदाकिनी कहते हैं। सूर्य जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसे मंदाकिनी कही जाती है। तो अब मंदाकिनी को ही मिल्की वे के नाम से जानी जाती है। क्या चीज? मिल्की वे, इसी को बोली जाती है। मिल्की वे इसी को बोली जाती है। इसके साथ साथ कुछ और डिटेल है इसके बारे में। पहले मैं समझा देता हूँ कि देवयानी क्या होती है, ब्रह्मांड क्या होती है, और मंदाकिनी क्या होती है, UGC क्या होती है। ये सभी को मैं समझाने का प्रयत्न करता हूँ। तो छोटा सा एक डायग्राम बनाता हूं। ये क्या है हमारा? तो देवयानी, इसको हम इंग्लिश में एंड्रोमेडा कहते हैं। एंड्रोमेडा, इंग्लिश में एंड्रोमेडा कहा जाता है, एंड्रोमेडा कहते हैं। इसके साथ साथ एक यूनिवर्स बनाते हैं, यूनिवर्स बनाते हैं। यूनिवर्स क्या होती है? ये यूनिवर्स है। आकाश गंगा एक बनाती है, इस तरह की होती है। उसके बाद में यहाँ पे मंदाकिनी होगी। क्या है? मंदाकिनी है। नीचे में जो सेकेंड, इससे जो दूसरा जो सबसे बड़ा है उसे हम क्या बोलते हैं? जो दूसरा सबसे बड़ा है उसी को बोलते हैं, दूसरा सबसे बड़ा है, इसे हम
NGC 833 इसी को बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आई होगी आप लोगों को। मंदाकिनी या मिल्की वे हम किसे कहते हैं? जिसमें आकाशगंगा में, जिस आकाशगंगा में सूर होती है उसी को मंदाकिनी बोली जाती है, या मंदाकिनी या मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। तो मंदाकिनी जो होती है, जिसे हम इंग्लिश में मिल्की वे के नाम से जानते हैं, मंदाकिनी या मिल्की वे इसी को कही जाती है। इसके साथ साथ में हमारा अपना सूर्य जिस आकाशगंगा में रहती है उसे हम मंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी किसे कहते हैं? जो अभी जस्ट ऊपर में बताते हैं, जिसमें हमारा अपना सूर्य जिस आकाशगंगा में रहती है उसे हम मंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी कहते हैं। जिस सूर्य आकाशगंगा में रहती है उसे हम मंदाकिनी कहते हैं। या मिल्की वे को हिंदी में अगर देखेंगे तो दूध मेखला के नाम से भी जानी जाती है। इसी को दूध मेखला के नाम से जानते हैं। दूध मेखला के नाम से जानते हैं। मंदाकिनी की आकार भी किस तरह का होता है? तो स्पाइरल की तरह होती है। मंदाकिनी की आकार स्पाइरल यानी कि सर्पिलाकार बोल सकते हैं। सर्पिलाकार इसको क्या जी बोल सकते हैं? सर्पिलाकार। इसकी 3 घुलनशील भुजाएं होती है। इसकी जो होती है, जो 3 घुलनशील भुजाएं होती है। 3 घुलनशील भुजाएं इसके 3 घुलनशील भुजाएं होती है। किसके? तो मंदाकिनी के या मिल्की वे को बोल सकते हैं। नए तारे बाहरी भुजा पर रहते हैं तो सूर्य भी बाहरी भुजा पर रहते हैं। नया तारा जो बाहरी भुजा पर रहेगी तो वहीं पे सूर्य रहेगी, सूर्य भी वहीं पे रहेगी। जब तारे लाल दानव की अवस्था में आ जाते हैं तो तारे मध्य वाली भुजा में चले जाते हैं। मध्य वाले भुजा में तारे चल जाते हैं। अगर भुजा मध्य में आ गई तो सूर्य भी मध्य में जाएगा, सूर्य भी मध्य में जाएगी। इतना तो लगे किसी भी व्यक्ति को नो डाउट होनी चाहिए। इसके साथ साथ तारे जब अपनी अंतिम अवस्था में जाती है तो वह केंद्रीय भुजा में प्रवेश कर जाती है। तारा जब अंतिम अवस्था में जाती है तारा जब अपनी अंतिम अवस्था में जाती है तो अंतिम अवस्था में जाने पर वह केंद्र भुजा में प्रवेश कर जाती है। केंद्र भुजा में वो प्रवेश कर जाती है। मंदाकिनी के केंद्रीय भाग को क्या चीज कही जाती है? मंदाकिनी को केंद्रीय भाग को क्या चीज बोला जाता है? तो बल्जर बोली जाती है। क्या चीज? बल्जर बोला जाता है। मंदाकिनी के केंद्रीय भाग को क्या चीज बोली जाती है? तो बल्जर बोली जाती है।
बल्जर बोली जाती है। मंदाकिनी के केंद्रीय भाग को क्या चीज बोली जाती है? बल्जर बोला जाता है। बल्जर में क्या चीज पाई जाती है? अभी जस्ट पहले बताए थे, ब्लैक होल पाई जाती है। ब्लैक होल जो होती है, जो ये किस टाइप की होती है? तो श्वेत बावन के रूप में होती है ब्लैक होल। श्वेत बावन के रूप में, श्वेत बावन के रूप में ब्लैक होल होती है। ब्लैक होल श्वेत बावन के रूप में होती है। इसके साथ साथ एक और बात तो बताए थे, सूर्य अपनी मंदाकिनी का चक्कर लगाती है। क्या? एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाती है। क्या चीज? एंटी क्लॉकवाइज। सूर्य जो है, जो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है। इसके साथ साथ एक बात और है, जो सूर्य अपनी मंदाकिनी का चक्कर जो होती है, एंटी क्लॉकवाइज लगाती है। सूर्य जो होती है, इसका चाल कितना होती है? तो सूर्य के चाल आप लिख सकते हैं 250 किलोमीटर पर सेकेंड। आप देखिएगा क्या चीज लिखा हुआ है? पर सेकेंड होता है। सूर्य का चाल कितनी होती है? तो 250 किलोमीटर पर सेकेंड की चाल से मंदाकिनी की चक्कर लगाती है। उस एक चक्कर पूरा करने में लगभग 25 करोड़ वर्ष लगता है। इतना की स्पीड से चलने के बावजूद भी 25 करोड़ वर्ष पूरा लगता है। 25 करोड़ वर्ष पूरा लगती है इसको पूरा चक्कर लगाने में। सूर्य का सबसे करीबी तारा को क्या चीज बोली जाती है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। VVI क्वेश्चन है, आप इसको लिख सकते हैं VVI। सूर्य के सबसे करीबी तारा को प्रोक्सिमा सेंचुरी कहते हैं। क्या चीज बोलते हैं? प्रोक्सिमा सेंचुरी के नाम से जानी जाती है। प्रोक्सिमा सेंचुरी, क्या चीज? प्रोक्सिमा सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। इसके मतलब, इसके बाद में कुछ पढ़ेंगे तो तारामंडल। तारामंडल क्या होता है? क्या चीज? इसके बाद कुछ पढ़ना है तो तारामंडल। तारामंडल आखिर में किसको कहते हैं? तो सूर्य से दूरी पर स्थित तारों के समूह के कारण बनने वाली विशेष आकृति को तारामंडल कहते हैं। इसकी संख्या वर्तमान में 88 है। कितनी है? इसकी 88 है। तो सूर्य से दूरी पर स्थित, यहाँ पे लिखेंगे सूर्य से दूरी पर स्थित तारों के समूह समूह के कारण बनने वाली विशेष आकृति को तारामंडल कहते हैं। तारामंडल कहते हैं। तारामंडल किसे कहते हैं मेरे भाई? तो सूर्य से दूरी पर स्थित तारों के समूह के कारण बनने वाली एक विशेष आकृति को तारामंडल कहा जाता है। वर्तमान में इसका जो संख्या है जो कितनी है? तो 88 है। सेंट्रो तथा हाइड्रा सबसे प्रमुख तारामंडल है। कितना कौन? सेंट्रो तथा हाइड्रा सबसे प्रमुख तारा है। प्रमुख तारामंडल। सबसे प्रमुख तारामंडल है कौन सा है? तो सेंट्रो तथा हाइड्रा। सेंट्रो तथा हाइड्रा है जो सबसे प्रमुख तारामंडल है। इसके साथ साथ एक बात और इसमें आता है, सबसे बड़ा तारामंडल को नाम अगर दिया जाए तो हाइड्रा है। हाइड्रा है जो
सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कौन है? तो हाइड्रा है। सबसे बड़ा कौन है? तो हाइड्रा। ध्रुव तारा किसे कहते हैं? जिसको हम पोलर स्टार के नाम से जाना जाता है। पोलर स्टार लिखेंगे, पोलर स्टार, जिसे हम ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं। ध्रुव तारा किसे कहता है? यह सदैव उत्तर दिशा में होती है या दिखाई देती है, क्योंकि यह पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव पर पाई जाती है। यह सदैव उत्तर दिशा में पाई जाती है, क्योंकि यह उत्तरी ध्रुव पर या पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव पर पाई जाती है। उत्तरी ध्रुव पर पाई जाती है, पृथ्वी के कौन सी पर? उत्तरी ध्रुव पर ये पाई जाती है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग दिशा ज्ञात करने में किया जाता था, अतः इसे दिशा सूचक के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन काल में इसे दिशा के लिए जाना जाता था, इसको दिशा सूचक कहा जाता है। दिशा सूचक क्यों कहते हैं? दिशा सूचक क्योंकि दिशा को प्राचीन काल में दिशा को मापने या देखने के लिए किया जाता था। देखने के लिए किया जाता था, इसीलिए इसको क्या चीज बोली जाती है? तो इसको पोलर स्टार या ध्रुव कहा जाता है। इसके साथ साथ एक साइरस होता है, जिसे डे स्टार के नाम से जाना जाता है। क्या चीज? साइरस। इसको इंग्लिश में डे स्टार, साइरस होती है, जिसे हम इंग्लिश में डे स्टार के नाम से जानी जाती है। इसको क्या कहते हैं? ये सबसे चमकीला तारा है। इसे ओशियन के माध्यम से खोजा गया था। ओशियन के माध्यम से खोजा गया था। यह सबसे चमकीला तारा है। यह सबसे चमकीला तारा है तथा इसको ओशियन के माध्यम से खोजा गया था। ओशियन के माध्यम से खोजा गया था, माध्यम से खोजा गया था। ओशियन के माध्यम से इसे खोजी गई थी। इसी को साइरस या डे स्टार के नाम से जाना जाता है। ओरियन क्या होता है? जिसे हम हैटर तारामंडल के नाम से जाना जाता है। हैटर तारामंडल, ओरियन, इसको आप याद रखिएगा। ओरियन को ही हैटर तारामंडल कहा जाता है। हैटर तारामंडल, इसी को ओरियन को कहा जाता है। यह शिकारी की तरह दिखाई देता है। इसे मिरिग भी कहते हैं। इसके बीच में तारों की अधिक संख्या है, जिसके दक्षिणी पश्चिम में साइरस तारा होता है। तो ये सिंपल सी बात है। इसमें कहने का तात्पर्य एक ही है, जो यह शिकारी की तरह दिखाई देता है। किसके तरह? यह शिकारी की तरह यह शिकारी की तरह दिखाई देते हैं। किसके तरह दिखाई देते हैं? यह शिकारी की तरह दिखाई देते हैं। इसीलिए इसे मिरिग तारा के नाम से जाना जाता है। इसीलिए इसे मिरिग तारा के नाम से जाना जाता है। मिरिग तारा के नाम से, इसीलिए इसको मिरिग तारा के नाम से जाना जाता है। इसके बीच में तारों की अधिक संख्या होती है, इसीलिए दक्षिणी पश्चिम में पाई जाती है, जिसे साइरस तारा के नाम से जाना जाता है। तो दक्षिण पश्चिम में पाई जाती है। इसको एक डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम के थ्रू ही समझने का प्रयत्न करेंगे। डायग्राम इसका इस तरह से बनेगा कुछ।
कुछ इस तरह से बनेंगे। इस तरह से आप बनाइए। इसी को कही जाती है ओरियन या हंटर। इसके साथ साथ मृग भी इसी को बोली जाती है। ये अब ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक स्टार बनेगा, ये स्टार है। यहाँ भी एक तरह से स्टार बनेगा। इसके साथ साथ स्टार यहाँ पे भी बनेगी। इसके साथ साथ एक और स्टार यहाँ पे बनेंगे। एक स्टार इस साइड से बनेगी। ये स्टार है जो अभी जस्ट मैं समझाता हूँ। इसको साइरस बोलते हैं क्योंकि दक्षिण में पाई जाती है। ये साइरस हो गया, ये ओरियन हो गई, उसके साथ साथ ये स्टार होती है। ये हमारा स्टार हो गई। इसी तरह से ये तीनों श्रृंखला एक लाइन में होती है। ये दोनों के एक दूसरे के अपोजिट होती है। और ये साइरस, ये दक्षिण साइड में ये साइरस हो गए। एक होती है बृहद सप्तऋषि जिसे उड़सा मजूर के नाम से जाना जाता है। एक होती है क्या चीज, तो उड़सा मजूर। उड़सा मजूर, उड़सा मजूर क्या होता है, इसको हम बृहद सप्त ऋषि के नाम से जानते हैं। बृहद सप्त ऋषि के नाम से इसे जानते हैं। ये क्या होती है बृहद सप्त ऋषि? बृहद सप्त ऋषि जो होती है, जो यह 7 तारों का एक समूह होती है। कितने तारे का समूह होती है? यह 7 तारों की समूह होती है। और एक समूह इसके ऊपरी तारे के ठीक सामने ध्रुव या ध्रुव तारा अवस्थित रहता है। तो आप बृहद तारा आप लिखिएगा, बृहद तारा आप लिखिएगा। बृहद तारा होती है बृहद या बृहद सप्त ऋषि तारा के नाम से जानते हैं इसी को, जिसको हम इंग्लिश में यहाँ पे लिख देते हैं। इंग्लिश में है वह उड़सा मजूर। उड़सा मजूर है। यह 7 तारों का एक समूह है। समूह, 7 तारों का समूह है। इसके ऊपर तारों के, इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये देखिएगा ऊपर तारों का समूह है। किंतु यह सप्त ऋषि तारों का एक ऊपरी तारे के ठीक सामने, एक ऊपरी तारे के ऊपर, तारे के ठीक ऊपरी तारे के ठीक सामने ध्रुव तारा अवस्थित रहता है। ये ऊपरी तारा में ठीक अवस्थित रहते हैं। इसके साथ साथ एक लघु सप्त ऋषि होते हैं। क्या होती है? एक लघु सप्त ऋषि होते हैं। इसका एक डायग्राम से मैं समझाने का प्रयत्न करता हूँ। एक डायग्राम बना रहा हूँ। देखिए ये एक स्टार होगी, ये तारा है। ये तारे हैं, ये बिल्कुल तारे हैं। ये हमारा तारा हो गया। इसके साथ साथ ये 7 तारे होते हैं।
3 4 5 6 1 7, यानी कि सप्त बृहद सप्त ऋषि होते हैं। ये 7 तारे हो गए, 7 तारे, इसे हम बृहद सप्त ऋषि के नाम से जानते हैं। एक होती है जो लघु तारा होता है, जो ऊपर से इसका समूह आती है, तारे का, स्टार का ऊपर से समूह आती है, ये ऊपर से है जो तारे का समूह आती है, ये ऊपर से तारे का समूह आती है, ये ऊपर से तारे का समूह आती है। यह है लघु सप्त ऋषि। लघु सप्त ऋषि होती है। लघु सप्त ऋषि किसे कहते हैं? यह भी 7 तारों का एक समूह होती है, किंतु यह सप्त ऋषि के बिल्कुल उल्टे होते हैं। देखिए इसको 7 ये ऊपर है, ये नीचे है, तो ये ऊपर है, ये ऊपर है तो ये नीचे है, दोनों एक अपोजिट है, उल्टा होती है, दोनों के बिल्कुल ये उल्टी होती है। इसके साथ साथ इसके समूह से भी ध्रुव तारा का ढूंढा जाता है। ध्रुव से, इसका ध्रुव जो होती है, ये ध्रुव से तारों को ढूंढा जा सकता है। एक होती है जो नक्षत्र होती है। क्या चीज होती है? एक नक्षत्र होती है। आज के इतने पर रखता हूँ, और कल का वीडियो यहाँ से स्टार्ट करूंगा नक्षत्र से। कल का जो वीडियो होगी जो नक्षत्र से रहेगी। आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए जय हिंद।